देखें ये कितनी मिस्टेक्स होती हैं टेस्ट में। 1 एटमॉस्फेयर ऑफ गैस इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेशर इंक्रीज टू डैश, जबकि एक्चुअली ये 2 एटमॉस्फेयर था। जहाँ से इन्होंने छापा है सवाल, वहाँ से मैंने जब वैल्यूज़ देखी एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये भी डैश नहीं दिया हुआ, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी चेंजेस फ्रॉम डैश डी एम क्यूब टू डैश डी एम क्यूब। अब ये भी गलत है, ऑफ कोर्स 1 डी एम क्यूब टू 2 डी एम क्यूब। ये जब मैंने ओरिजिनल जहाँ से इन्होंने छपाई की है देखा, अब इससे अंदाज़ा कर लें कि क्वेश्चन तक गलत है। V1 P1 अपॉन T1 बराबर होता है V2 P2 अपॉन T2 के। V1 P1 दोनों 1 1 है। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 प्लस करते हैं। V2 तो चाहिए, P2 2 है, T2 50 में 273 प्लस करो मैथ्स के रूल के तहत, ये प्लस हो गया 323 वो, और उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड किससे करेंगे? 298 से। बेटा ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अंडरस्टूड सी बात है कि ऑप्शंस आपको दिए हैं 3, 7, 4 और 0.54। तो आप सिंपल सा क्या करोगे यार, जब इसको इससे डिवाइड करोगे 1.08 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 0.54। यही आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। फिर आज से पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू, तो केल्विन में 0 होती है, सेंटीग्रेड में -273.16 होती है, फ़ारेनहाइट में -460 होती है। इस जैब में यही दिया हुआ था और यही देते हैं आमतौर पे, लेकिन पता होना चाहिए फ़ारेनहाइट में -460 होती है। कलकला को आ जाए। उसके बाद एक ये MCQs पहले देख लें। वाटर राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल एक्सिट कोहेसिव फोर्स। अब ये होती क्या एडेसिव? बेटा अब इधर देख लो, मॉलिक्यूल की वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे एडेसिव कहते हैं, और मॉलिक्यूल की आपस में जो हो उसे कोहेसिव कहते हैं। तो जब एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं कोहेसिव से तो क्या होता है? वाटर क्या होता है? राइज होता है। वाटर क्या होता है? राइज होता है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टेक प्लेस। तो करेक्ट आंसर है आउटसाइड प्रेशर। क्या आउटसाइड प्रेशर कितना है? ज़ाहिर है हमारा कराची में कुछ और है, मरी पे कुछ और हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे कुछ और। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के मैग्नीज इन K2MnO4? देखो पोटेशियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है? +1। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से। आगे दिया हुआ है मैग्नीज, फिर है ऑक्सीजन जिसका क्या होता है? -2। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 से। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? -8। +2 + Mn -8 = 0। 2 में से 8 माइनस करो 6, इधर माइनस से उधर जाके +6, तो ये आ गया +6। बच्चों तुम लोगों का कोई कसूर ही नहीं है, इतनी मिस्टेक्स है ना इस बार आंसर की में कि बस। इन इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड ऑफ ऑल मेटल अबव हाइड्रोजन। ये इसकी हमने एक ट्रिक भी बताई थी उसको याद रखने की, कॉल मी ज़ेब्रा वगैरह करके। खैर बस इतना याद रखो कि मेटल्स अबव देन हाइड्रोजन होंगे तो हमेशा क्या होंगे? वो नेगेटिव होंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो देखो एक ओपन चेन होंगे, एक क्लोज चेन होंगे। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। देखो टोटल 3 बनेंगे, अल्केन है 5 कार्बन का, एक तो है नॉर्मल पेंटेन विदाउट ब्रांच, एक ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट चेन 4 की है, सेकंड पे ब्रांच है 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर देखो 5 को कैसे बनाएंगे? ये 3 2 ब्रांचें कर देंगे, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। फिर कर देंगे आइसोमेरिज्म जो होता है प्रोपानोल और एसीटोन में कौन सा होता है? देखो ये है एसीटोन, ये प्रोपानल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, और ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये भी हमने बहुत कराया था क्लास में, ठीक है बच्चों। तो गलती तुम लोगों ने कोई नहीं की है, इनके आंसर कीज़ ही गलत हैं, और ये प्री प्लान्ड एक साजिश होती है हमेशा। ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह,
नॉन लीनियर ऑप्शन में से करेक्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन इज इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6.66% एंड ऑक्सीजन 53.3%। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? देखो बेटा, कार्बन की परसेंटेज 40 दी है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3.33। हाइड्रोजन की 6.67 दी है, इसे भी इसके एटॉमिक से डिवाइड कर दो, 6.67 आएगा। ऑक्सीजन की 53 पॉइंट दिए, 3.33। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मोल रेशो है, हमें चाहिए होता है अगला स्टेप सिंपल मोल रेशो, सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उससे तीनों को डिवाइड करेंगे। अब देखो ये दोनों ही छोटी हैं, तो 3.3 को 3.33 से डिवाइड करें 1, कार्बन का 1 आ गया। 6.67 से करें, हाइड्रोजन का 2 आ गया। और यहाँ भी कितनी है? 3.33। 3.33 को जब हम 3.33 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया? C1H2O1। यही क्या हो गया बच्चों हमारा? लिमिटिंग रिएक्टेंट की ना वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत मिल जाएंगी, अमीन एजुकेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट करेंगे तो 7.6 ग्राम कार्बन सल्फाइड के रिएक्ट कर रहे हैं विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये इक्वेशन दी हुई आपसे कह रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखो बड़े मुश्किल मेरी मैजिक याद है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए देखो ये होता है गिवन वेट, कार्बन सल्फाइड का 7.6 है, इसको कार्बन सल्फाइड के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, पहला ऑप्शन कितना आ गया? 0.1। अब 0.1 को फर्दर किससे डिवाइड कर दो? यहाँ के नंबर ऑफ मोल से। जब कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। 0.1 को 1 से डिवाइड करो, 0.1 ही रहेगा। ये तो किसका निकला है बच्चों? कार्बन डाई सल्फाइड का। अब ज़रा ऑक्सीजन का देखो, O2 कितना दिया है? 12 ग्राम। और ख़ाली O2 की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। भाई ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O2 का 32 होता है। 12 को 32 से डिवाइड करो, 3/8 या 0.375 आ गया। लेकिन बच्चों अब फ़र्क है, अभी एक स्टेप और करना है हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए। वो क्या? जी नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ दिए हैं हमें 3। तो 3/8 को या तो 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे डेसिमल में पहले ट्रांसफ़र कर लो 0.375, फिर 3 से डिवाइड करो। खैर दोनों सूरत में आंसर आएगा 0.125। अब 0.1 और 0.125 में छोटा कौन है? ऑफ कोर्स 0.1 छोटा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पे? कार्बन डाइसल्फाइड। यही पूछा था इन्होंने। फिर दोबारा समझ लो, गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, पहला स्टेप। जो आंसर आए उसे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड। गिवन वेट कितना है ऑक्सीजन का? 12 दिया है। O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 डिवाइड किया 0.375। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 है। 3 से डिवाइड कर दो 0.125। छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कौन सा होगा? ये वाला। यही आंसर कह रहे हैं कि मैक्सिमम शो ऑप्टिमम बिटवीन 37 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड इट हाउएवर वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है इट लॉस एक्टिविटी परमानेंटली अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये बड़ा है मैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। कैसे देता है कि देखो ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल, OH जिस कार्बन से अटैच है ना, ये 2 और कार्बन से होगा। तो ऑक्सीडेशन का लब है कि K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 में इसको मिला दो। ये O एक हाइड्रोजन यहाँ से तोड़ता है, एक यहाँ से तोड़ता है, खुद तो बना लेता है मम्मानी। अब देखो ये एक वैलेंस से खाली हुई, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। CH3 दोनों अपनी जगह रहेंगे और ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा बेटा। फिर क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अमाइनो एसिड। तो देखो जो ऑप्शन दिए हुए उनमें सिर्फ एक स्पार्टिक एसिड था जो अमाइनो एसिड था। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ यूनिट जब सेकेंड इनवर्स हो। देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की ट्रिक ये होती है dx/dt/A फर्स्ट ऑर्डर में, ऊपर मोल पर dm³ सेकेंड, A का मोल पर dm³, ये कैंसिल हो जाता, आंसर आता है सेकेंड इनवर्स। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आयनिक रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं? वेरी फास्ट। फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है ग्रुप में, P ब्लॉक एलिमेंट में। देखो ये जो ग्रुप 3 है इसमें 4 हैं, फिर इसमें 3 रह जाएंगे, फिर 2 रह जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इंक्रीज़ नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो करेक्ट भाई MCQs आई थी सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट हैज़ फार्मूला। अब ऑक्साइड होती कैसे हैं?
एक तो होती है नॉर्मल ऑक्साइड जिसकी वैलेंसी होती है -2, लेकिन एक होती है सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -1/2। अब कौन कौन बनाते हैं जनाब? पोटेशियम भी बनाता है उनमें से बनेगा। अब पोटेशियम अगर बनाता है तो भाई ग्रुप 1A वाला है, इनकी अपनी वैलेंसी तो +1 होगी, और ज़ाहिर हम सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो क्या होगी -1/2। +1 ये और -1/2 ये तो फार्मूला कैसे लिखा जाएगा ये तो पूछ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम फ्लोराइड जब होता है तो कैल्शियम की +2 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है। हम क्या लिखते हैं हमेशा? फार्मूला क्रॉस में बनता है। 9 क्लास की केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं। कैल्शियम पे +2 है, ये कहाँ आ जाएगा? फ्लोराइड के साथ। फ्लोराइड का -1 है, कहाँ आ जाएगा? यहाँ। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, बस C1F2 बन गया। तो वैसे भाई हमें ये करना चाहिए, 1 को उठा के इधर लिख देना चाहिए, हाफ को उठा के इधर लिख देना चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा फार्मूले को तो इस तरह नहीं लिखा जाता। अगर ये हाफ है तो इसे हम हाफ को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ K1 आ जाएगा, यह O2, यानी KO2 फार्मूला होगा। अब यहाँ पे इन्होंने किस सूरत में दिए हैं? सबको MM करके दिए हैं, तो जनरल फार्मूला हो जाएगा MO2। भाई देखो ना, KO2 तो MO2, ये सारे ऑप्शन दिए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MO2। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए कह रहे विच पेयर ऑफ एलिमेंट मार्कली डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। और ऑप्शन में लिथियम बेरिलियम, सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम, सीजियम बेरियम। तो प्यारे बच्चों जहन में रखो लिथियम और बेरिलियम। देखो ये ग्रुप 1A का, ये 2A का, और इनका पीरियड है 2। सोडियम 1A का, मैग्नीशियम 2A का, पीरियड 3। पोटेशियम ग्रुप 1A का, कैल्शियम का क्या होता है? ग्रुप 2A, पीरियड 4। सीजियम 1A, बेरियम 2A, पीरियड 6। तो सब में ये बात तो कॉमन है कि ये 1A का है, ये 2A का है, सेम पीरियड के भी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? डिफ़र क्या है? लिथियम बेरिलियम स्मॉलर साइज़ होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट होती है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो बेटा बात सुनो, ऑप्शन में एक तो सोडियम क्लोराइड है जो कि प्लस माइनस यानी आयोनिक बॉन्ड बनाता है। फिर पोटेशियम क्लोराइड, ये भी प्लस माइनस आयोनिक बॉन्ड बनाता है। भाई ग्रुप 2A आ जाए, ग्रुप 1A आ जाए और इनके साथ हेलोजन्स हो तो अंडरस्टूड है आयोनिक बॉन्ड होगा। तो सिर्फ एक ही बच रहा है, और वो क्या बच रहा है? डायमंड। और हम सबको पता है डायमंड क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। या बेस्ट एग्जांपल जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की देते हैं तो किसको लिखते हैं? डायमंड को लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs। Why do transition element form interstitial holes present in crystalline in transition metal? ठीक है, तो बिल्कुल जनाब यहाँ होल्स होते हैं और यहाँ इसके दरमियान में क्या होता है? हाइड्रोजन, और ये होते हैं टाइटेनियम हाइड्रोजन 1.73। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है ऑक्लटेड हाइड्रोजन। फिर ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम हाइयर टू लोअर, ये हाई टू लो में जा रहे होते हैं। ठीक है, हाई टू लो में जा रहे होते हैं। हाई टू लो में जा रहे होते हैं तो कलर बनते हैं। देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए था, होल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल लेटिस, इसकी वजह से बनते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या दिया था? ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम हाइयर टू लोअर। हाइयर टू लोअर का से इंटरस्टिशियल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी वजह से कलर होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में एक बार इसी MCQs को उल्टा पूछा था कि कलर का क्या रीज़न है, तो वो ये रीज़न है। इसी तरह एक ऑप्शन दिया था प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनाब इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे अनपेयर करते करते पेयर आ जाए, लाइक आयरन वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कल को पूछे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीज़न तो है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड। इसी तरह आ जाए कॉम्प्लेक्स होने का रीज़न क्या है, तो आंसर होगा स्मॉल हाईली चेंज आइन और वेकेंट क्रिस्टल इन सूटेबल एनर्जी, ये रीज़न होगा। ऐसे लीजेंड्स होते हैं। जनाब कह रहे व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ isopropyl chloride in the presence of AlCl3 has acid, the product form is isopropyl benzene. What is this reaction is called? Of course Friedel-Crafts reaction। और Friedel-Crafts में भी कौन सी अल्काइलेशन? देखो कुछ ऐसे होता है,
ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एक ब्रांच के साथ है। जब भी फ्लूइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है, होता क्या है, देखें बात सुने। ये Cl यहाँ के H को अलग करेगा हमारा, ठीक है, और फिर इस तरह ये लग जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, क्यूमीन कहलाती है। फिर एक और बेंजीन की है, बेंजीन इज सब्जेक्ट टू, पहले अल्काइलेशन करनी है, फिर नाइट्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, प्रोडक्शन क्या बनेगी। तो देखो अल्काइलेशन में वही मैंने बात बताई थी, Cl3 की मौजूदगी में Cl तो अलग हो जाएगा H को लेके, ठीक है, टाइम ज़ाया ना करें, फ़ौरन देखें CH3 यहाँ लग गया। नाइट्रेशन, अब देखो ये पुराना ग्रुप जाहिर करेगा कि किस पोजीशन पे। अल्काइल ग्रुप हमेशा भेजता है ऑर्थो पैरा, ऑर्थो होती है बराबर वाली, पैरा होती है अपोजिट साइड। तो नाइट्रेशन में एक NO2 यहाँ गया, एक यहाँ, नाइट्रोबेंजीन बन गया। फिर करनी है ऑक्सीडेशन। तो देखो जब KMnO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे टॉलिन की, तो हमेशा COOH बन जाएगा। अब COOH के एक बराबर में NO2 है, यानी ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और एक सामने तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक। देखिए कह रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मेरे भाई ये क्लोरो आइसोप्रोपाइल का मतलब है कि डायरेक्ट ब्रांच होगी। ये कार्बन अल्फा कहलाता है। इससे डायरेक्ट अटैच कितने कार्बन हैं, दो हैं, तो 2 डिग्री सेकेंडरी होगा। अगर एक होता तो 1 डिग्री प्राइमरी होते, 3 होते तो 3rd डिग्री टर्शरी होता। फिर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन बाय KMnO4 द प्रोडक्ट इज। KMnO4 से जब करेंगे बच्चों, तो बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन जब भी होगी यहाँ COOH आएगा और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी बेंजोइक एसिड। UPSC नेम पूछ रहे हैं क्लोरोफॉर्म का। तो देखो क्लोरोफॉर्म CaCl3 इस तरह होगा। एक ही कार्बन है तो मीथेन, और कितने क्लोरो हैं इसके साथ, 1 2 3, तो ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ट्राई क्लोरोमीथेन। ऑफकोर्स 100 सी बात है, ये क्या कहलाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में दायरे, ऑफ अमोनिया थ्रो हैबर प्रोसेस। तो यार एक तो इक्वेशन पता होनी चाहिए कि हैबर प्रोसेस की ये इक्वेशन होती है ΔH नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो इंडस्ट्री में हमेशा प्रोडक्ट चाहिए, और एक्सोथर्मिक है तो अंडरस्टूड सी बात है टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जिनमें एक ऑप्शन टेम्परेचर इंक्रीज़ का है, वो तो हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। देखो प्रेशर भी डिक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज़ करने पे तो वहाँ जाते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स आता हूँ, हमें तो राइट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कम तो प्रेशर इंक्रीज़। तो वैसे बस ऑप्शन के लिहाज से देखें तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ, अगर इंक्रीजिंग प्रेशर का भी ऑप्शन होता तो ये भी होता। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो करेक्ट आंसर होगा द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जी हाँ, ये इक्वली तब होते हैं जब बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड। देखिए बड़ा अच्छा MCQs है। वैलेंस शेल of configuration of element is 4s2 4p1, to which group does the element belong। तो मेरे भाई बात यह है कि p ऑर्बिटल का 4s2 4p1 का ग्रुप होता है 3A। फिर कह रहे हैं कि कैल्शियम जिसका नंबर 20 दिया हुआ है, क्लोरीन का 17 दिया है, तो कह रहे हैं जो फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, तो भाई ये होगा। ये तो बहुत ही लंबा सवाल था। फिर कह रहे हैं CO2 और SO2 की बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखो CO2 होता है लीनियर, कैसे भाई, ऐसे करके, ठीक है, ये लीनियर है। इसके बरक्स SO2 सल्फर यूं करके ऑक्सीजन लगे होते हैं एंगुलर शेप में। ना सिर्फ एंगुलर होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोलर भी होता है। तो SO2 एंगुलर भी हो जाएगा और साथ साथ पोलर भी हो जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं इथीन में, तो इथाइन में, ठीक है। तो जितने भी अल्काइन हैं इनमें हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन Kp और Kc इक्वल। Kp और Kc तब इक्वल होते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हों।
हम ऑप्शंस में से देख लेंगे कि किस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर। IUPAC नेम ऑफ अल्फा बीटा डाइमिथाइल वेलेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड का पे कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक बड़ी अहम बात सुनो बेटा, ये जो कॉर्नर वाला है ना, ये COOH है। कैसे लगा हुआ है? ऐसे लगा हुआ है, ये कॉर्नर वाला। कॉमन नेम में COOH के जो बिल्कुल बराबर है उसे अल्फ़ा कहते हैं, उसके बराबर बीटा, फिर गैमा। तो क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा बीटा डाइमेथाइल, यानी अल्फ़ा पे CH3 है और बीटा पे CH3 और 5 का है तो पेंटानोइक एसिड है। तो IUPAC में इसका नेम क्या हो जाएगा? IUPAC में देखो अल्फ़ा बीटा नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है? 2,3 डाइमेथाइल। और वेलेरिक का मतलब होता है 5, तो 5 के लिए IUPAC में क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? पेंटा। तो इसको हम क्या कहेंगे? 2,3 डाइमेथाइल पेंटानोइक एसिड। वैसे ही बड़ा अच्छा सवाल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिसीव टू बर्न 500 DMQ ऑफ इथीन। देखो बेटा, ऐसे होता है ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन है आपकी। और से देखो, 1 मोल इथीन का 3 मोल दे रहा है ऑक्सीजन को। 1 मोल जब 3 मोल दे रहा है तो 1 DMQ भी 3 DMQ दे रहा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होती है STP पे। तो अगर ये 500 दे रहा है तो क्या करोगे? 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 1500 DMQ। भाई देखो, बड़ा आसान है। इसका 1 मोल है, इसके कितने मोल हैं? 3। 1 मोल इसके 3 मोल दे रहा है तो 500 कितने देंगे? 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1500। बहुत है। मैं विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज। एसीटोन ऐसे होता है। ऑक्सीडाइज हमेशा ये किससे होगा? K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4, हाइड्रोकार्बन और बेंजीन के अलावा। अब बेटा देखो, इसके नतीजे में एक तो बनता है एसिटिक एसिड, और बाय प्रोडक्ट क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब एसिडिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका क्या है? ऑक्टा डेका अपना IUPAC नेम क्या है? इथानोइक एसिड। ऐसे इथानोइक एसिड। तो वहाँ जो ऑप्शन दिया था पेपर में, उन्होंने क्या दिया था? इथानोइक एसिड। तो एसिडिक एसिड भी दे सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए हो एसिडिक एसिड और हो जाए बी में इथानोइक एसिड और बोथ एन बी। तो बहुत आसान है, ये देखो ऐसे होगा ये रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखें, कह रहे हैं कि लीजन डाईएथाइलिन ट्राइअमाइन जो है, ये एग्जाम्पल किसकी है? बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट। तो देखो ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो ये क्या होगा? ट्राइडेंटेट। डेंटेन से मुराद या तो लोन पेयर होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा। देखो जैसे कि यहाँ देख लो, मोनोडेंटेड में NH3 होता है क्योंकि इसमें 1 लोन पेयर होता है। बाइडेंटेड में इसी का भाई इथाइलिन डाइअमाइन, याद रहे ये इथाइलिन ट्राइअमाइन है, इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेड होता है। और देखें ये जो दिखा है ना EDTA हेक्साडेंटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, ये हेक्साडेंटेट होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर ये यहाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाएगा आपका? ट्राइडेंटेट। ठीक है, ट्राइडेंटेट। द नेचर ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मेरे भाई वंडर वॉल फोर्स होती है, क्योंकि ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो ये होल्ड करती है। अब देखो आयनिक बॉन्ड में कौन सी करती है? ऐसे करके, ये देखो ना, जैसे कि पॉजिटिव होगा उसकी 6 की 6 साइडों पे नेगेटिव होगा और नेगेटिव की 6 की 6 साइडों पे पॉजिटिव होगा। कोवेलेंट ऐसे शेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग एक पेयर की। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, HF का ही असली बॉन्ड है, ये असली है, ये असली है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, फिजिकल बॉन्ड HF को शो कर रही है, ये शो किसको कर रही है? HF को। तो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? वंडर वॉल फोर्स। नेचर ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड मॉलिक्यूलर फोर्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वंडर वॉल फोर्स। फिर देखो कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो होती है del E = Q - W। ये तो बहुत हमने पढ़ा है। ठीक
इसी तरह कह रहे हैं व्हाट इज़ डेल एच इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स योगा एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, और यही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिडिक एल्डिहाइड? बड़ा ही तगड़ा एमसीक्यू है। अब आखिरकार इथाइल अल्कोहल होता क्या है? C2H5OH, ठीक है। ये एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और जिसके साथ एक OH लगा है तो उसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन होंगे। और बनाना क्या चाह रहे हैं भाई? एसिटैल्डिहाइड, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन दरमियान में, एक तरफ CH3 एक तरफ H, ठीक है। IUPAC नेम इसका इथानल है, एसिटैल्डिहाइड, यानी एक एल्डिहाइड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एक तरफ R हो एक तरफ H हो। अब ये बनेगा कैसे? ये बनता है डीहाइड्रोजनेशन से। डीहाइड्रोजनेशन कैसे होगी? निकल और कॉपर कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगी। कैसे आए देखते हैं। देखो बेटा, जब हम निकल कॉपर मिलाएंगे तो इधर का एक H और यहाँ का भी एक H, कोई सा भी आप बोलो सर ये और ये भी हो सकते हैं, हाँ ये भी हो सकते हैं, एक बचेगा, ये दोनों निकल जाएंगे। H2 का निकलना डीहाइड्रोजनेशन कहलाता है। अब देखो, ये ऑक्सीजन के भी एक वैलेंसी फारिक, कार्बन की भी फारिक, आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपसे पूछा ये था कि इथाइल अल्कोहल से जो एसिड एल्डिहाइड बनाते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो भाई ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीहाइड्रोजनेशन। क्या कह रहे हैं? ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी डन टू प्रोड्यूस एसीटोन। तो बेटा बेहतर तो ये होता है कि इसका रिएक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं कहता हूँ बस याद रखो कि एसीटोन की प्रिपरेशन का एक मेथड है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। वैसे अगर समझना है तो समझ भी सकते हो, ये फार्मूला होता है कैल्शियम एसीटेट का। यहाँ कैल्शियम O के साथ COOCH3, फिर यहाँ COOCH3, और एसीटोन का फार्मूला कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ का CH3, यहाँ का CH3 और ये COCH3 मिल के एसीटोन बना लेंगे। अब देखो बचेगा क्या? एक CA बच रहा है, एक C बच रहा है, 3 O बच रहे हैं, यानी बायो प्रोडक्ट क्या होगी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस सिंपल यार याद रख लो भाई इसको कि ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम एसीटेट की क्या प्रोड्यूस करती है? एसीटोन। तो इसको हमेशा याद रख लो बस कि ड्राई डिस्टिलेशन जब भी होगी कैल्शियम एसीटेट की, क्या प्रोड्यूस होगा? एसीटोन। Which of following will give iodoform reaction on treatment with Na2CO3? बड़ा ही धांसू सवाल था भाई। और I2 यानी आयोडीन। देखो मेरे भाई, आपसे बात हो रही है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो यार मशहूर ज़माना, कॉमन नेम है इसका एसीटोन, IUPAC नेम है प्रोपानोन यानी केटोनिक ग्रुप। तो बेटा ये तो रिएक्शन बनाई है मैं, एक तो इससे बनता है ये जिसे आयोडोफॉर्म कहते हैं, सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मम्मम मानी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसिटैल्डिहाइड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर ऑफ K2CrO27 कंसनट्रेटेड H2SO4। यार एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आए ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। एक तो मीथानोइक एसिड दिया है, एक मीथानल दिया है। मीथानॉल तो नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स मीथानोइक एसिड ही बनेगा। अब ये बनेगा कैसे, आए देखते हैं। भाई मीथानोइक एसिड एक कार्बन का है तो एक कार्बन वाला ही एल्डिहाइड हम लेंगे। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? मीथानल इसका IUPAC नेम होता है, फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है। जब ऑक्सीडेशन करेंगे ना, देखो ये 4 वैलेंसी पूरी है तो वो कहाँ आएगा भाई? इस C और H के दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन की एक यहाँ कार्बन के साथ हो गई, एक इस हाइड्रोजन के साथ हो गई, और ये बन गया मीथानोइक एसिड। ठीक है, मीथानोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे हमेशा बनता है, क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा यहाँ विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एक्सीस ऑफ एथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर। एल भाई बहुत प्यारी एमसीक्यू है ये भी।
आखिरकार पूछ क्या रहे हैं ये यार, देखो ये ध्यान से देखो, C2H5OH हमारे पास बेसिकली विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एक्सीस ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में क्या मिला रहे हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, हाइड्रोजन की वजह से, दिमाग बैठा लो, सल्फ़र की वजह से सल्फोनेटिंग, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन एक होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो मम मानी यानी वाटर निकालना, ठीक है, बचपन में कहते हैं ना पानी को मम मानी, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या होता है, कैसे निकलेगा, आप देखो, बात सुनो। डाई इथाइल अल्कोहल यानी 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ठीक है, 2। अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन निकलता है, गायब हो जाता है, और दूसरे वाले का OH भी निकलता है। अब क्या होगा, ये वाला O लिंकेज करके इसको ऐसे बना देगा, ऐसे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, डाई इथाइल ईथर। भाई इधर ही कहलाएगा ना, ऑक्सीजन के आर। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, बैठा लो, कि जब भी इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा किसी में भी, तो हमेशा क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, ठीक है, ईथर बन जाएगा। यहाँ चूँकि इथाइल अल्कोहल था 2 कार्बन वाला, तो डाईथाइल ईथर बन गया। अगर यहाँ क्या होता, प्रोपानॉल, तो डाई प्रोपाइल ईथर बन जाता। क्योंकि देखो 2 इथाइल अल्कोहल थे, एक का H और एक का OH, अलग हो गए, डिहाइड्रेशन हो गई, ये सिचुएशन रह गई, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। कह रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, 1836 इलेक्ट्रॉन, 1836 न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल बेसिक है, एक प्रोटॉन कितने के बराबर होता है, 1836 इलेक्ट्रॉन के। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट इन Na+1, Na का हमें पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, Mg+2 हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और Al+3 Al+3 है ये, ठीक है। अल्युमिनियम का हमें पता है 13 होता है। तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, Na+1 हो चाहे Mg+2 हो और Na+3 हो, La+3 हो, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, 10 होंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। शेल कितने रह जाएंगे, 2, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 जो न्यून की होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या चीज़ डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन, अल्युमिनियम में 13, सोडियम में 11, प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए ना, तो क्या चीज़ डिफ़र होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रहे, जब इलेक्ट्रॉन सेम हो तो आइसो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, नंबर ऑफ शेल भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। एक चीज़ जो डिफरेंट होती है, जो पूछिए वो होगा नंबर। देखिए कह रहे हैं एलिमिनेशन, द एलिमिनेशन रिएक्शन इन बिटवीन अल्काइल हैलाइड इन ए स्ट्रॉन्ग बेस टेक प्लेस बाय मैकेनिज्म E1 and A2, हाउ मैनी स्टॉप आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई देखो, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। एलिमिनेशन जो होती है E1 की हमेशा 2 स्टेप होती है, ठीक है, 2 स्टेप होती है। इवन SN1 भी 2 स्टेप होती है, जो सब्सटीट्यूशन है, और इसी तरह E2 1 स्टेप होती है, इसी तरह SN2 भी 1 स्टेप है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बेटा देखो ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि देखो ब्रोमो जिस कार्बन के साथ होगा उसके साथ कम से कम 3 कार्बन और होंगे, तभी तो टर्शरी या 3 डिग्री होगा। ये देखो अल्फा कार्बन कहलाता है, और बाकी सारे क्या कहलाते हैं, बीटा कहलाते हैं। ये गैमा वाले की तो बात ही नहीं करेंगे हम, हाँ अलबत्ता स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होगा। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे इसकी एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊँ बेटा, तभी पॉसिबल है कि हेलोजन और मिथाइल सेम हो, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 ब्रोमो अगर होता ना तो वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, या अगर यहाँ मिथाइल 3 पे और ब्रोमो 2 हो, हेलोजन और ये मिथाइल सेम कार्बन पे होंगे, तब भी टर्शरी 3 डिग्री हो सकता है। देखिए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 0.53 एंगस्ट्रॉम, विच ऑर्बिट हैज़ रेडियस ऑफ 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो देखो क्लास में मैंने रटवाया था पूरा कि रेडियस का फार्मूला होता है n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ ऑप्शन है 1 2 3, सोचो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4.77 आए, तो ऑफकोर्स n 3 होगा। क्यों भाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
और 9 को अगर खाली 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 4.5, चूँकि 0.53 है तो क्या होगा 4.77। देखो n 1 तो होने से रहा, 1 होता तो ये होता, n 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 2 पॉइंट समथिंग है, और अगर n 4 होता तो 4 का स्क्वायर 16, फिर तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती। तो ऑफकोर्स आंसर क्या होगा 4.77 एमस्ट्रॉन्ग। फिर भाई यहाँ ये कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई वन ओरिएंटेशन ना सिर्फ एस की होती है, क्यों? पी की होती हैं 3, डी की होती हैं 5 और एफ की होती हैं 7, तो खाली एस की 1 होती है, एस की खाली। देखें पूछ रहे हैं IUPAC नेम ऑफ स्टेरिक एसिड। अब स्टेरिक एसिड देखो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है C17H35COOH। इसका कोई और नाम भी होता है जी हाँ, इसको ऑक्टा डेकानोइक एसिड के भी कहते हैं। तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा ऑक्टा। क्यों? देखो 1 और 17 कितने कार्बन हो गए 18, 8 के लिए ऑक्टा आता है, 10 के लिए डेका आता है। एग्जाम में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देख लो, पाल्मेटिक। पाल्मेटिक का मतलब क्या होता है 16। अगर पाल्मेटिक पूछा जाएगा ना तो मैं क्या लिखूँगा, ऑक्टा की जगह क्या हो जाएगा हेक्सा। भाई 6 के लिए क्या आता है हेक्सा, हेक्सा डेकानोइक एसिड। तो फिलहाल इन्होंने पेपर में क्या पूछा था स्टेरिक एसिड का, तो स्टेरिक एसिड का क्या हो जाएगा ऑक्टा डेकानोइक एसिड, ऑक्टा डेकानोइक एसिड, जो कि कितने का हो जाएगा हमारा 18 का। ठीक है चीज़ कह रहे हैं ईसा इज यंगर देन मूसा। X equal to twice the Isa age, Y equal to Musa age. Which is following is true about the information? X greater than Y, Y greater than X, X equal to Y. ओ भाई यहाँ कोई मेंशन तो नहीं हो रहा है कि ईसा की एज कितनी है, मूसा की एज कितनी है, तो यहाँ से आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो हम कहेंगे द रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर ये एक सीक्वेंस दिया था, देखो ये बस डी का हल्का सा हिस्सा है, फिर यहाँ लगी, फिर नीचे वाले पे लगी, फिर ऊपर वाला पूरा डी बन गया। अब क्या होगा, ये सारे ऑप्शन दिए हैं तो ऑफ कोर्स डी ही बन जाएगा नीचे वाला भी। ठीक है, फिर कह रहे हैं सारा इज़ 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। व्हाट इज़ द सारा रैंक फ्रॉम बॉटम। तो देखो अगर 5 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारा 6 पे होगी, फर्स्ट से 5 नीचे। टोटल 50 लोग हैं, यानी 7 से लेके 50 तक। 7 से 50 कितने लोग हो गए 44 हो गए। फिर सारा है, यानी अगर नीचे से काउंट करें तो सारा का नंबर क्या आएगा 45 आएगा। फिर कह रहे हैं कि ए ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, ठीक है, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड येलो। तो मिल्क का कलर क्या होगा, तो देखो मिल्क का कलर तो वाइट होता है, और वाइट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं रेड कह रहे हैं, तो आंसर है। देखिए कह रहे हैं कि विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज़ ऑफ पास्ट टेंस। ऑप्शन ए है दे विल बी ईटिंग लंच नाउ, ऑप्शन बी वी आर मीटिंग देम टुमारो, ही हैड फिनिश हिज होमवर्क बिफोर, ये पास्ट है। ठीक है, डजंट मैटर पास इंडेफिनेट हो पास परफेक्ट हो, बस पास का पूछा था इन्होंने। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट वर्ड ऑर्डर। शी यूजली गोज फॉर जॉकिंग इन द इवनिंग। अब देखो शी के साथ यूजली, फिर एक हेल्पिंग वर्ब मैच कर रहा है फॉर जॉकिंग, ये तो बिल्कुल सही है। इन द इवनिंग गोज शी यूजली, नहीं जनाब अजीब सा सेंटेंस है। शी गोज टू द यूजली, नहीं ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद कह रहे हैं what will be the suitable response to the question how you're doing at school। तो कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स होगा इस क्वेश्चन का। आई डोंट लाइक स्कूल अजीब छचोरी बात है, आई एम गोइंग टू द पार्क कोई ताल्लुक ही नहीं है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स ये भी नहीं है, इट वॉज ग्रेट थैंक फॉर आस्किंग, यस ये सूटेबल आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए फिर कह रहे हैं कि इसमें से एपिस्ट्रॉफ का सही यूज़ का है, तो टॉयज़ आर इन कॉर्नर
पॉजेसिव होता है। यहाँ देखो कैट टॉयज आर इन कॉर्नर, ये सही है क्योंकि किसके टॉयज हैं, कैट्स के, तो एपिस्ट्रॉप के लिए पोजेशन होना चाहिए। फिर यहाँ सूटेबल आर्टिकल की बात हो रही है, ही लिव्स इन ओल्ड हाउस डैश ओल्ड हाउस। तो देखो ओल्ड एक पॉजेसिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल या तो आ लगता है या एन लगता है, तो चूँकि आ वोवल है तो एन लग जाएगा। फिर यहाँ एरर ढूंढना है सेंटेंस में, शी इज़ गुड एट कुकिंग इन किचन, तो कोई एरर ही नहीं है, तो सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ भी पूछ रहे हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, द कैट इज़ स्लीपिंग, द कैट्स आर स्लीपिंग, दोनों ही बातें सही हैं। खाली कैट है तो इज़ आना चाहिए, कैट्स है तो आर आना चाहिए। फिर यहाँ पे भी वही है, एपिस्ट्रॉप का सही यूज़ की जगह पूछना है गलत कहाँ यूज़ हुआ है, तो दिस इज़ मैरीज बुक, यहाँ तो सही है, बुक मैरीज की पोजेशन के लिए एपिस्ट्रॉप यूज़ होता है। फिर द डॉग्स लीश इन द कार, ये डॉग्स के साथ भी सही है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, यहाँ नहीं है, यहाँ इट्स होना चाहिए था। तो कौन यहाँ ये पूछा ना इनकरेक्ट का है, तो ऑप्शन सी हमारा। एंटोनिम पूछ रहे हैं जेनेरस का, जेनेरस होता है सखी, तो चैरिटेबल काइंड तो इसके साइनोनिम हो गए। बेनेवलेंट होते हैं अच्छी दुआ को कहते हैं, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, सेल्फिश, तो करेक्ट आंसर है सेल्फिश। द सन बिगिंस टू डैश बिहाइंड द माउंटेन, तो अक्रॉस द वैली, तो स्लिप था शाइन था, तो ऑफकोर्स राइज आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट हो गया राइज। फिर कह रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग डेड वर्क सारा फाउंड डैश इन हर फॉर वर्क स्टॉपिंग इन ए कैपिटेटिंग वर्ल्ड, तो साफ लग रहा है कोई अच्छाई की बात है। चाउस का मतलब तो अफरा तफरी है, इंड्योरेंस बर्दाश्त है, एकोनी तकलीफ़ को कहते हैं। सोलेस का मतलब होता है कंफर्टेबल, तो ऑफ कोर्स आंसर होगा सोलेस। फिर कह रहे हैं विच सेंटेंस इज करेक्ट, दे आर प्लेइंग स्नोकर, दे आर प्लेइंग स्नोकर, द प्लेइंग स्नोकर, साफ दिख रहा है यार, दे आर प्लेइंग स्नोकर, ठीक है, ये आर बन रहा है, दे आर प्लेइंग स्नोकर, टेंस के लिहाज से ये सही है। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो पैरेलल में तो बड़ा आसान है, दोनों का सम ले लो C1 प्लस C2। फिर कह रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर फेराड होता है, 1 किलोवाट ओवर कितने जूल्स के बराबर होता है, क्लास में मैंने कहा था ज़रूर आएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। वोल्ट इंटू एम्पेयर किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। फिर बात हो रही है इफ़ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 2 times टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड एरिया बिकम हाफ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन रेजिस्टेंस ऑफ द फायर। देखो बेटा लेंथ डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया, ठीक है, तो होता क्या है कि एरिया खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, इसका मतलब रेडियस भी हाफ हो रहा है, तो हाफ का स्क्वायर 4, ओवरऑल एरिया 4 times कम हो जाएगा। अब देखो जो शॉर्ट है या रेडियस 4 times कम हो जाएगा, लेंथ अपॉन आर स्क्वायर, तो लेंथ तो 2 ही है, आर हाफ, क्योंकि एरिया हाफ है तो ये भी हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब सीधी सादी बात है, मैथ्स के रूल कहते हैं नीचे वाला 2 पर आएगा, 4 2 8, तो ये वाला आंसर की में गलत था, इसका करेक्ट आंसर है 8 टाइम। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम, इसी तरह आइसोबैरिक में प्रेशर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर। 42 joules heat is transferred to the system during the expansion. What is the change in internal energy when work done is 32 joules? भाई वर्क डन 32 joules है, तो देखो E बराबर होता है Q माइनस डब्ल्यू के। अब Q आपका 42 है, 32 आंसर 10 joules आ जाएगा। फिर कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज जनरलाइजिंग द लॉ ऑफ, तो ऑफ कोर्स ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ये बड़ी अच्छी MCQs है। वाइल स्टेटिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर RC रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस इज नोन एज डैश कांस्टेंट। देखिए रेजिस्टेंस खुद बराबर होती है वोल्टेज अपॉन करंट के, और कैपेसिटेंस होता है Q चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब देखो होगा क्या कि RC करना है, V अपॉन I को मल्टीप्लाई कर दो Q अपॉन V से,
वी तो लड़के मर जाएंगे। क्यू अपॉन आई, तो देखो क्यू अगर आई टी के बराबर होता है तो आप बता सकते हो कि क्यू अपॉन आई किसके बराबर होगा। ठीक है भाई, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन सा कांस्टेंट हो गया? टाइम कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम कांस्टेंट। टाइम टेकन फॉर हाफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके इज कॉल्ड। एमसीक्यूज आई थी हाफ लाइफ। देखो क्या मतलब हुआ कि जैसा कि 32 ग्राम से 16 ग्राम हाफ हो गया, कितने दिन में हुआ? फ़र्ज़ करो ये 15 दिन में हुआ, फिर अगले 15 दिन में 8 ग्राम हुआ, फिर अगले 15 दिन में 4 ग्राम, फिर अगले 15 दिन में, तो इसका मतलब हाफ लाइफ कितनी हो गई? 15 दिन। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 32 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके एंड रिमेन्स 2 ग्राम आफ्टर 60 डेज, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट? मेरे भाई 32 ग्राम था इनिशियली, ठीक है, कह रहे हैं 2 ग्राम जो है रह गया 60 डेज़ के बाद, तो इसकी हाफ़ लाइफ क्या होगी? यार देखो बड़ी अच्छी टेक्निकल बात 32 से 16 आधा हुआ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ। 16 से 8 मज़ीद आधा हुआ, सेकेंड हाफ लाइफ। 8 से 4 हुआ, थर्ड हाफ लाइफ। 4 से 2 हुआ, फोर्थ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ हो गई भाई? 4 हाफ लाइफ हो गई। अब ज़रा ध्यान से देख लो यार, 4 हाफ लाइफ हुई, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4। आपको डेज कितने दिए हैं? 60 डेज। अब हाफ लाइफ निकालनी है ना, एक मेरी मैजिकल ट्रिक याद रखो, टाइम को क्या करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो। 60/4 कितना होता है? 15, तो 15 हो जाएगी इसकी हाफ लाइफ। वेल देखो चेक भी कर लें, 15 दिन बाद इतना, 15 और 15 30 दिन बाद इतना, 30 और 15 45 दिन बाद, और 45 और 15 60 दिन बाद। When charge particle enter the magnetic field parallel it will move, तो आंसर होगा स्ट्रेट। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम दैट एज ऑफ, तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर है द वेपर इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ, वेपर है, ठीक है ये, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। लेंस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर फ्रॉमिंग राइट हैंड रूल द सेकेंड फिंगर, देखो फर्स्ट फिंगर जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती है, सेकेंड फिंगर इंडक्टेड करंट को। एक करंट जनरेटर इज डिवाइड दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिवाइड दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी। अब देखो फ़र्क है, एक है इसका प्रोसेस, एक है डिवाइस। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की डिवाइस डायोड है, और जो प्रोसेस है वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन। फिर फुल रेक्टिफाइड कितनी डायोड यूज़ होती हैं? 2 डायोड यूज़ होती हैं फुल वेव रेक्टिफाइड। इफ़ द कार इज स्लोइंग डाउन अलोंग द नेगेटिव एक्सेस देन एक्सेलरेशन विल बी अलोंग। ये होता है पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। देखो नेगेटिव की तरफ तो स्लो हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग कहाँ था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था। हमेशा ये कॉन्सेप्ट जहन में बिठा के रखो। फिर कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व पाथ इज, तो आंसर होगा अलोंग टू द टेंजेंट, अलोंग टू द टेंजेंट। फिर एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ हैं, इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या क्या चीज़ कंजर्व होती है? मोमेंटम भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और टोटल एनर्जी भी होती है। सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? कंजर्व होती हैं, कंजर्व होती हैं। फिर कह रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है, बेसिकली वो क्या होता है? वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, टाइम होगा एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस इज सेम फॉर दैट, तो देखो ये तब सेम होता है जब एंगल का सम 90 हो, तब रेंज सेम होती है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो सिर्फ इन ऑप्शन में 75 और 15 है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, तो भाई इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। फिर कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, तो भाई देखो वर्टिकल कंपोनेंट कब 0 होता है? ये हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
इसके बाद कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो देखो 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। फिर कह रहे हैं इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इससे आसान MCQ क्या होगी, आंसर होगा v² अपॉन r, v² अपॉन r। फिगर वेवलेंथ की, तो देखो इसमें वेवलेंथ पूछी है इस फिगर में। यार ये ना मैक्सिमम ये होता है क्रस्ट, हाफ जो ये ऊपर का होता है, फिर ये ट्रफ, फिर ये क्रस्ट। वेवलेंथ को या तो एक क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ का, ये हम कह लेंगे कि ये जो देखो पूरा जो एक कंप्लीट हुआ है ना, ये एक वेवलेंथ है। फिर ये जो आ गई ये 2 वेवलेंथ है। अगर 2 वेवलेंथ 2 मीटर के बराबर है तो एक वेवलेंथ कितने के बराबर होगी यार, सिंपल सी बात है 1 मीटर हो जाएगा आंसर। फिर कह रहे हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर से तो कांस्टेंट रहती है ना, टेम्परेचर से चेंज होती है भाई। फिर कह रहे हैं इन ट्रांसफर वेव द पोर्शन अबव द मेन लेवल इज कॉल्ड वेव क्रस्ट। ये बताया था ना, ये वाला क्या कहलाएगा, वेव क्रस्ट। नीचे वाला वेव ट्रफ, तो आंसर हो जाएगा वेव क्रस्ट। फिर कह रहे हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन ऑफ वेव इज कॉल्ड। किसकी डेफिनेशन है भाई ये, एम्पलीट्यूड की, आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड विल बी। पूछ रहे हैं 400 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो भाई इसे अगर रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2π से, और मिनट को सेकंड में करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये 0 0 कैंसिल, 2 भी 6 से कटेगा, 40/3π इज़ योर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिर कह रहे हैं ए डिस्क, ए होप, एन स्पेयर फॉलोइंग डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन विच ऑब्जेक्ट विल रीच एट बॉटम फास्ट। तो भाई स्पेयर होगा, और किस वजह से, इनर्शिया की वजह से, ठीक है जी। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पूछ रहे हैं। देखो ये फार्मूला तो बड़ा कॉमन है, लेकिन इन्होंने सारे ऑप्शन में m, ओमेगा और r दिए थे। तो देखो हमें अच्छी तरह पता है v ओमेगा r के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा, v की जगह ओमेगा अपॉन r का स्क्वायर। अब देखो ये r कट जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर और r, यही करेक्ट आंसर। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हाइट। देखो वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ हाइट का मतलब है, अगर यहाँ आगे वर्ड दिया है इन द टर्म्स ऑफ हाइट, तो इसका मतलब सेम होगा जो पोटेंशियल एनर्जी है। 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो वर्क डन भी क्या होगा, 1 जूल ही होगा। फिर पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किन 2 चीज़ों की होती है, तो भाई फोर्स एंड वेलोसिटी की होती है। फिर बड़ा अच्छा ताल्लुक है द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा ना, इससे हमेशा वर्डन आता है, क्योंकि वर्डन डॉट प्रोडक्ट की किसकी होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। फिर कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी बिकम डबल, हाउ मैनी टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो ये फार्मूला होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इंक्रीज़ होगी ऑफ कोर्स, तो आंसर होगा 4 टाइम इंक्रीज।